हटो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे हैं सभी और पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ में। आज हम पढ़ते हैं अगला पाठ केदारनाथ अग्रवाल। पहले सुमित्रानंदन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। अब हम केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। 1911 में तो पैदा हुए थे और 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाओं में देखिए, ये तो हो गया कवि परिचय। अब उनकी रचनाओं में देखिए, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें स्वामित्व नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन सी धारा के बच्चों? प्रगतिवादी धारा के। प्रगतिवादी जो है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। यानी उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ, जैसा है वैसा ही उन्होंने बिल्कुल चित्रण किया। यथार्थ यानी जो वास्तविकता से युक्त हो, जिसमें शब्दों का सौंदर्य भी है और ध्वनियों की धारा भी है और स्थापत्य की कला भी है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये है केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित पाठ। अब पाठ प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन का खेत खलियान और उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में से भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है यहाँ पर। अब आगे हम पाठ पढ़ते हैं। देख आया चंद्रगहना। पाठ का ये नाम भी यही है, चंद्रगहना से लौटती बेर। यानी चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। वहाँ से लौटते समय जो कवि को दृश्य है दिखाई दिए और जो मनमोहक खेत खलियानों के दृश्य उसके बारे में ही बताया गया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है। देख आया चंद्रगहना कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान तो मैं देख कर आ गया हूँ। अब ये दृश्य मैं देख रहा हूँ। इस मेड़ पर बैठा, कवि मेड़ पर बैठा हुआ है अकेला और वो देख रहा है कि वो जो खेत है वो चने का खेत है। तो एक बीते के बराबर यानी लगभग 1 फुट के बराबर वहाँ पर जो चने का जो वो खड़ा है, चने की झाड़ जो खड़ी हुई है, वह यह हरा ठिगना चना कि छोटा सा चना झाड़ ही होती है, छोटा सा चने का छोटा सा ही झाड़ होता है।
तो उसके लिए कह रहा है कि बांधे मुरेठा शीश पर, सिर मुरेठा यानी जो उसके फूल होते हैं ना वो गुलाबी गुलाबी से रंग के होते हैं, तो उस गुलाबी रंग के ऐसा लग रहा है जैसे उसने चने ने गुलाबी रंग की पगड़ी, मुरेठा होता है पगड़ी या साफा, उसने बांध रखा है छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही। और साफ़ा बांध के कि वो चने का जो पौधा है वो साफ़ा बांध के ऐसा लग रहा है गुलाबी साफ़ा बांध कर वहाँ पर खड़ा हुआ है, सजकर खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल का सिर पर चढ़ाकर। और उसके पास ही कौन खड़ी है? अलसी का पौधा है, उसके पास ही सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, कि पास ही कौन क्या उगी हुई है? पास में खड़ी हुई है अलसी। अलसी का जो हटीला पौधा है वो पास ही खड़ा हुआ है। उसकी देह पतली यानी बिल्कुल पतला है और कमर की है लचीली, की देह यानी बिल्कुल पतली दुबली, कमर की लचीली है, जो हवा के झोंकों के साथ इधर उधर लहरा जाती है। नीले फूले फूल का सिर पर चढ़ाकर, और उसके फूल जो हैं वो कैसे हैं? नीले रंग के हैं। तो नीले रंग का जो फूल है उसने उसको चढ़ा रखा है, सिर पर चढ़ा रखा है। कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। और जो अलसी का पौधा है बिल्कुल नायिका के समान है, और जो ये कह रहा है मतलब नायिका के समान बिल्कुल पतली कमर वाली है, और जो ये कह रहा है कि जो भी मुझे छुए वो उसके लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए, अपने हृदय का दान करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये इस तरह का अलसी के पौधे का उन्होंने चित्रण किया है। अब अगला है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ठीक है, अब आगे सरसों का चित्रण करते हुए कह रहे हैं हो गई सबसे सयानी। सरसों को भी यहाँ पर एक युवती नायिका के रूप में वर्णन किया है कि वो भी क्या है, हो गई सबसे सयानी की, अब सयानी उम्र की यानी विवाह योग्य उम्र की हो गई है, और हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ प्रकृति को तो पूरा ब्याह मंडप बनाया है, क्योंकि सब तरफ पीत वस्त्र धारण कर लेती है प्रकृति। ये बसंत के पश्चात का फागुन वाले महीने का चित्रण है, जिसमें उसके फूल आ जाते हैं बसंत के बाद का। तो हाथ पीले कर लिए हैं यानी वो जो नायिका है, मतलब प्रकृति ने क्या है ब्याह का मंडप बना दिया, और नायिका जो सरसों है वो अपने हाथ पीले करने के लिए तैयार है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और ये जो महीना फागुन का महीना गाता हुआ, आज ये फागुन का महीना आ गया है, फाग गाता हुआ, क्योंकि होली का महीना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए फागोत्सव भी प्रारंभ होने लग जाते हैं। तो फाग गाता हुआ, रंग बिरंगे फाग गाता हुआ फागुन का महीना भी जैसे आ गया है, ऐसे वो वहाँ पर सरसों का चित्रण किया गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ पर आगे चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि खेतों में क्या है, सरसों चने और अलसी की रंग बिरंगी फसलें तो पूरी तरह से सुशोभित खड़ी है, मानो शादी का वातावरण हो रहा है, और सरसों दुल्हन के रूप में ब्याह मंडप में भी बैठी है, और चना दूल्हे के रूप में सिर पर गुलाबी फूल मुरेठा सजाए हुए है, और अलसी प्रेमातुर होकर नायिका के रूप में खड़ी है। अब आगे ये कह रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। अब इन सब का क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति में इन सब का स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और प्रकृति अपना अनुराग अंचल हिला रही है, जो अपने अंचल यानी अपने उसको शरीर पर जो धारण कर रखा है उन्होंने, उसको हिला रही है, अनुराग रूपी अंचल को हिला रही है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में मेरी प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस विजन यानी जहाँ पर कोई भी नहीं हो, अकेला सुनसान जंगल हो, कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, कि जो व्यापार का केंद्र होता है नगर, उससे दूर है ये स्थान, इसीलिए ये क्या है खेत आदि के स्थान के बारे में बताया है। तो कि इस व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि यहाँ पर जो ये खेत खलिहान का चित्रण किया गया है, तो उस भूमि के लिए कह रहे हैं कि वो जो भूमि है वो प्रेम की उपजाऊ बहुत अधिक है, यानी प्रेम की उपजाऊ भूमि है ये, ऐसा कवि कह रहे हैं।